साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022-2021 की परीक्षा हो चुकी है। अब 2022 के प्री के लिए यहाँ पर हम लोग टेस्ट देखेंगे और यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो है जीएस वाले पोर्शन पे होगा। करंट वाले पोर्शन पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और जीएस के जो भी प्रश्न हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ प्रारंभ करते हैं। यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, यह दृष्टि आईएएस कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जो सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर के स्थानीय सरकारी निकायों तक की अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये कौन सा है? ये है आपका उमंग ऐप। कौन सा है? उमंग ऐप है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न पत्र है इसमें आपके 150 प्रश्न है, परंतु इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में 75 क्वेश्चन को और नेक्स्ट वीडियो में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। उमंग ऐप के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, भारत में मोबाइल गवर्नेंस को गति देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने उमंग, ये जो मोबाइल ऐप है, इसका विकास किया है। आगे चलते हैं। 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो स्कीम है इसको डाक विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके बारे में और चीजें देखें तो भारतीय डाक विभाग जो कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत की है। आगे चलते हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल पर हस्ताक्षर करने अथवा उस पर अपने सहमति रोकने की शक्ति से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 111। ठीक है, आर्टिकल 111 है। आगे चलते हैं। पंचायत चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये राज्य विधानमंडल के पास ये सारी शक्तियां हैं। आगे देखते हैं। हड़प्पा वासियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कृषि उनके लिए जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। बिल्कुल सही है। दूसरा, हड़प्पा वासी हल का प्रयोग करते थे। ये भी सही। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा वासियों ने गेहूं, जौ, मसूर, चना, तिल और विभिन्न प्रकार के ज्वार जैसी विविध फसलों की खेती की और हड़प्पा वासी हल का प्रयोग करते थे। उन्होंने संभवतः जमीन की जुताई की और फिर बीज बोए। कालीबंगा में देखें तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और जो हड़प्पा वासी थे ये सिंचाई है तो नहर और कुएं दोनों का उपयोग करते थे। आगे चलते हैं। यहाँ 2 सूचियां दी गई हैं, मराठा संघ और उनसे संबंधित। ठीक है, कौन सा मराठा संघ कहाँ से संबंधित था इसको यहाँ पर हमें देखना है। तो इसमें जो गायकवाड़ रहे हैं, गायकवाड़ का संबंध आपका कहाँ से रहा है? बड़ौदा से रहा है। वन से मिला जी। होलकर का संबंध जो है होलकर का संबंध इंदौर से रहा है। ठीक है, भोसले का संबंध नागपुर से रहा है और सिंधिया का संबंध ग्वालियर से रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है वो 1324 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। कौन से कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था इन्होंने? तो इन्होंने जो है 1890 का जो कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन होता है उसको इन्होंने संबोधित किया था। और यदि इनके बारे में बात करें तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। आगे चलते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि इसके अतिरिक्त जैसे गति है, तरंग दैर्ध्य, इनमें परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र घरेलू आय में परिवर्तन के साथ किसी विशेष वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय में परिवर्तन को दर्शाता है? तो जो एंगल वक्र होता है, एंगल कर्व, ये जो है इस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए, यदि एंगल वक्र की बात करें तो यह दर्शाता है कि घरेलू आय में परिवर्तन के साथ किसी विशेष वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो है, वो कैसे परिवर्तित होता है। यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे से एक परिवार की आय बढ़ती है वैसे उसे भोजन पर उसका व्यय जो है, एक्सपेंडिचर परसेंटेज जो है वो घटता जाता है। हालांकि प्रतिष्ठित वस्तुओं पर इसका खर्च बढ़ता जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें कौन शामिल है? रोजवुड जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आपका सागौन आता है। और यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ विकल्प जो है थोड़े से संशयग्रस्त हैं, क्योंकि
नीम जो है, नीम भी आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के तहत आता है, जबकि पर्वतीय वन के तहत आपका रोडोडेंड्रॉन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। असम राज्य अपनी स्थलीय सीमा को साझा नहीं करता। किसके साथ साझा नहीं करता है? तो सिक्किम के साथ साझा नहीं करता। यदि आप मैप में देखेंगे तो असम और सिक्किम के मध्य में आपका पश्चिम बंगाल का एरिया आता है, जबकि असम का जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इनके साथ लगता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के अजैविक घटक हैं? तो मृदा, जल ये अजैविक घटक हैं, जबकि परजीवी, गैर हरे पौधे ये जैविक घटक हैं। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव पूंजी सूचकांक HCI के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया था? नहीं, इसे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब? 2018 में। और जो लेटेस्ट आपका मानव पूंजी सूचकांक 2020 का है, 20 का है, अभी 21 का नहीं है। तो इसके तहत भारत की जो रैंक रही है वो 108 नहीं रही है, बल्कि 116 रही है। और ये देखिए 2 वर्ष पर जारी होता है। 18 में हुआ था, फिर 20 में हुआ, अब क्या होगा? 22 में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने हाल ही में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो केरल ने जीता है। केरल ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2020 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW का आधार वर्ष 2001 से संशोधित करके कितना कर दिया गया है? 2016 कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार परीक्षा अर्थात क्यू वारंटो के लिए मतलब की रिट जारी करने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? तो देखिए इसमें आपका जो सी ऑप्शन है, पद मौलिक नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त नहीं है, ये आवश्यक शर्त नहीं है, ये आपका गलत लिखा है। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें कि अधिकार परीक्षा रिट जारी करने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है, तो इसमें पद सार्वजनिक होना चाहिए, सही है। पद का सृजन विधि या स्वयं संविधान द्वारा किया गया हो, ये भी इसकी शर्त है। तीसरा, पद की प्रकृति मौलिक होनी चाहिए। यहां पे लिखा कि पद मौलिक नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। पद की प्रकृति मौलिक होनी चाहिए और उस पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में संविधान या कानून का उल्लंघन न किया गया हो। ठीक है, तो ये सारी इसकी शर्तें होती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए अनुच्छेद 5 से 11 ये भाग 2 के तहत आते हैं, ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 से 24 ये मूल अधिकार के तहत आते हैं और भाग 3 में है, तो इसको आप 1 से मिला दीजिए। और वहीं अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A जो है ये आपके नीति निषेध तत्व से संबंधित है, ये भाग 4 में आ जाएंगे। अनुच्छेद 239 239 ये भाग 8 में आ जाएंगे। भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। और 239 जो है इसमें क्या प्रावधान है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से यदि आप विकल्प देखेंगे तो 4, 1, 2, 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अफ्रीका से पलायन करने वाली सबसे प्रारंभिक मानव पूर्वज प्रजाति मानी जाती है? तो किसे मानी जाती है? होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को ऐसी मान्यता है कि मानव पूर्वजों का विकास सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ और बाद में विश्व के विभिन्न भागों में प्रवास किया। आगे चलते हैं। विजयनगर शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखिए उनके रजत मुद्राओं को वराह कहा जाता था, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रजत मुद्राओं को नहीं, बल्कि जो इनके सोने के सिक्के होते थे या स्वर्ण मुद्राओं को वराह कहा जाता था, जिसे तमिल में पोन और कन्नड़ में हुन्नू भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त उनके स्वर्ण मुद्राओं में विभिन्न देवी देवताओं या हिंदू देवताओं और पशुओं की आकृतियां अंकित थी, तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो इस पे जो है हिंदू देवी देवताओं, बैल, हाथी तथा विशाल गंड भेरेंडू जो है ये काल्पनिक पक्षी था, जो अपने दोनों चोंच तथा पंजे में हाथी को दबोचे हुए अंकित किया जाता था। तो पहला गलत है, दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन मुद्रा लेखों में राजा का नाम या तो नागरी या कन्नड़ लिपि में अंकित होती थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में सहायक नहीं रहा है? तो इसमें सी ऑप्शन देखिए, प्राच्य विचार और शिक्षा, अर्थात ईस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। यहाँ प्राच्य विचार नहीं होना चाहिए, वेस्टर्न थॉट होना चाहिए। ईस्टर्न थॉट नहीं,
वेस्टर्न थॉट होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करें भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारक कौन से हैं, तो उसमें आप देखिए भारतीय और औपनिवेशिक हितों में अंतर विरोधों की समझ का होना, देश का राजनीतिक प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पश्चिमी विचार और शिक्षा, यहाँ पे प्राच्य विचार लिखा ना, तो यहाँ पे पश्चिमी विचार और शिक्षा होना चाहिए, प्रेस और साहित्य की भूमिका, ये हो गया, वैश्विक समकालीन आंदोलनों का प्रभाव, इसके अतिरिक्त प्रतिक्रियावादी नीतियों और शासकों का नस्लीय अहंकार, भारत के अतीत की पुनः खोज, ऐतिहासिक शोध इत्यादि, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय। ठीक है, ये सभी जो है प्रमुख कारक थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। गुजरते हुए एम्बुलेंस के सायरन की आवाज में गिरावट और लाल बत्ती में बदलाव उदाहरण है किसके? डॉपलर प्रभाव के ये उदाहरण है। डॉपलर प्रभाव एक तरंग स्रोत और उसके पर्यवेक्षक के बीच सापेक्ष गति के दौरान तरंग आवृत्ति में परिवर्तन को संदर्भित करती है। इसकी खोज क्रिस्टियन जोहान डॉपलर ने की थी। आगे चलते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ठीक है, देखिए बायोगैस में आमतौर पर लगभग 50 से 70% तक मीथेन होती है CH4 और 25 से 45% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया भी इसमें शामिल होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्रंथि और उसका स्थान। अवट्टू ग्रंथि जो है अर्थात थायराइड, ये गर्दन में होती है। अग्नाशय पैंक्रियास ये आपका छाती में नहीं बल्कि पेट में होता है। ठीक है, तो बी वाला सही सुमेलित नहीं है। जबकि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में। अधिवृक्क एडर्नल जो है ये किडनी में होती है। आगे चलते हैं, एक बहुपक्षीय विकास बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना ब्रिक्स के द्वारा की गई थी। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था, ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना हुई कब थी? तो ब्राजील के फोर्टलेजा में जो 2014 में छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पे इसकी स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला है, चियांग में पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्या धन शोधन को रोकने के लिए एक पहल है? नहीं, ये गलत है। भारत चियांग में पहल का सदस्य नहीं है, तो ये वाला सही है। दूसरा वाला सही है, पहला गलत है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें कि चियांग में पहल है क्या। ये मई 2000 में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में आसियान +3 देशों द्वारा शुरू की गई पहल, ये क्षेत्रीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था है। तो किससे संबंधित है? ये क्षेत्रीय मुद्रा स्वैप से संबंधित है। देखिए आसियान +3 देशों में कौन से हैं? आसियान के 10 देश, इसके अतिरिक्त चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, 3 देशों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। इस पहल का उद्देश्य इस क्षेत्र में अल्पकालिक तरलता कठिनाइयों को दूर करना और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को पूरा करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, देश या क्षेत्र, और वो किस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र हैं या देश हैं उनको सुमेलित करना है। पराग्वे में समाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो 4 से मिला दीजिए। अफ्रीका का कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका का कांगो बेसिन से आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, तो यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, 3 से मिला दीजिए। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि कंबोडिया में उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है, तो यहां पर आप देखेंगे 4-3-1-2 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी भू प्राकृतिक विशेषता है? तो पंचामलाई पहाड़ियां। यदि आप पहाड़ियों को, इन जो चारों पहाड़ियां, इनको उत्तर से दक्षिण क्रम लगाएंगे तो सबसे उत्तर में नल्ला मल्ला पहाड़ियां हैं, फिर इसके बाद पालकोंडा पहाड़ियां हैं, फिर जवादी पहाड़ियां, और सबसे दक्षिण में आप देखेंगे पंचामलाई पहाड़ियां हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां? तो संकोश, कामेंग, धनसरी, ये तीनों की तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। इसकी सहायक नदियों में आपकी बूढ़ी दिहांग है, धनसारी है, सुबनसिरी है, कामेंग, मानस और संकोश, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं, अपरद या डेट्राइस खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अपरद खाद्य श्रृंखला की पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखिए अपरद या डेट्राइस जो है खाद्य श्रृंखला केवल एकल आवासक सीमित नहीं है, या विभिन्न स्थानों जैसे कि झीलों और समुद्र की सतह पर
भी पाई जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये स्थान बहुत गहरे हैं, इसलिए अपरद खाद्य श्रृंखला का पारिस्थितिक तंत्र शायद ही कभी सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है। पहला गलत है। दूसरा, अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत चराई खाद्य श्रृंखला का अपशिष्ट पदार्थ है, तो दूसरा वाला आपका सही है, तो बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। थोड़ा सा और चीजें देखें कि चराई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जीवित पादप बायोमास है, जबकि अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद है। ठीक है, दो खाद्य श्रृंखला जुड़ी हुई हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत चराई खाद्य श्रृंखला में अपशिष्ट पदार्थ और मृत कार्बनिक पदार्थ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जलीय जीव और उनके उदाहरण को। तो देखिए, न्यूस्टन, जलीय जीव जो न्यूस्टन है, इसमें आपका कौन सा सही सुमेलित है? तो ये इसमें आपके बीटल्स और बैक स्विमर आते हैं, ये आपका सही है। न्यूस्टन होते क्या है? ये अनासक्त जीव हैं जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, जबकि स्पंज जो है, स्पंज ये पेरीफाइटर नहीं होते बल्कि बेथोंस होते हैं। स्पंज जो है बेथोंस होते हैं। अब बेथोंस क्या है? ये उभयलिंगी जीव हैं। ये ऐसे उभयलिंगी जीव हैं जो जल या सागर की सतह के समीप रहते हैं, जबकि घोंघे जो हैं, घोंघे ये आपके पेरीफाइटन हैं। घोंघे पेरीफाइटन है। अब पेरीफाइटन क्या होते हैं? ये ऐसे जीव हैं जो जड़ वाले पौधों के तनों और पत्तियों या नीचे की मृदा के ऊपर निकलने वाले पदार्थों से जुड़े रहते हैं। इसके अतिरिक्त दरियाई घोड़ा जो है, ये नेक्टन के तहत आते हैं। सी से मिला दीजिए। नेक्टन में क्या होते हैं? इस समूह में ऐसे जानवर हैं जो तैराक होते हैं। नेक्टन अपेक्षाकृत बड़े और शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उन्हें जल की धाराओं को पार करना होता है। आगे चलते हैं। ब्रह्म कमल किसका राजकीय फूल है? तो ये उत्तराखंड का आपका राजकीय फूल है। आगे चलते हैं। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो अभियान है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2020 में। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020, तो यहाँ पे 2020 नहीं, 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस मना चुके हैं, तो हम यहाँ पे 2021 वाले की विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशन, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। तो देखिए, 2020 में ये 5 अक्टूबर को था, जबकि 2021 में ये जो है 4 अक्टूबर को पड़ा। जो अभी लेटेस्ट जो आपका हुआ 2021 के लिए 4 अक्टूबर को था विश्व पर्यावरण दिवस 2021। अब पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1986 में 1986 में मनाया गया था, और इसका मेजबान शहर कौन था? नैरोबी था। और इसका जो विषय था वो क्या था? आश्रय मेरा अधिकार है। आश्रय मेरा अधिकार है। जबकि जो इस बार का मनाया गया 2021 का, इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड रहा है। जबकि 2020 की जो थीम थी वो सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य था। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला। कथन है कि राज्यसभा में उपसभापति सभापति के अधीनस्थ होता है। नहीं, यह कथन आपका गलत है। ठीक है, अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं। पहले कारण देख लेते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है तथा इसका चयन इसके सांसदों में से किया जाता है। तो आपका कथन तो गलत है, परंतु कारण सही है, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 89 में जो है किया गया है, जो निर्दिष्ट करता है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनेगी। ठीक है, तो उपसभापति का चुनाव राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं। यहां पे 2 सूचियां हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और प्रकृति। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए, क्षमा के तहत क्या होता है? सजा और दोष दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। स्थगन में क्या होता है? मूल रूप से दी गई सजा को कम किया जाता है। ठीक है। परिहार में क्या होता है? जो दी गई सजा के क्रियान्वयन पर रोके, तो ये गलत है। दी गई सजा के क्रियान्वयन पर रोक जो होता है उसे दंड विराम कहते हैं। जबकि परिहार या परिहरण में क्या होता है?
इसमें दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है। यह जो किसी विशेष कारण जैसे कि किसी अपराधी की शारीरिक अक्षमता या एक महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण दी जाती है, वो परिहार होती है या परिहरण होती है। तो सी वाला आपको सुमिलित नहीं है। जबकि रूपांतरण में क्या होता है, सजा के प्रारूप का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नियत या भाग्य मूल सिद्धांत था किसका? अजीवक का मूल सिद्धांत था। अजीवक नग्न साधु थे। अजीवकों का मूल सिद्धांत नियत या भाग्य था। इनका मानना था कि इस विश्व में कुछ भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और बौद्ध अभिलेखों के अनुसार नंदवाच्छा को अजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। आगे चलते हैं। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया किसके मध्य में? तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य में 1528 में। कब? 1528 में ये लड़ा गया। मेदिनी राय जो कि मालवा का राजपूत शासक था, इस युद्ध में पराजित होता है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक 1857 के विद्रोह का केंद्र और इसके नेता कौन थे? तो बरेली में इसके नेता बरेली में जो है खान बहादुर थे, तो 1 से मिला दीजिए। दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, 4 से मिला दीजिए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, 2 से मिला दीजिए। बिहार में कुंवर सिंह थे, 3 से मिला दीजिए। तो 1423 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समतल दर्पण से परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा पार्श्व व उल्टा होता है। तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक नहीं होता, आभासी तथा पार्श्व उल्टा होता है। यदि यहाँ पे वास्तविक या आभासी कर दें तो ये सही हो जाता, तो यहाँ पे गलत है ये। दूसरा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी की दोगुनी होती नहीं, दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर ही पीछे साइड में बनती है। तो यहां पर आपका दोनों ही कथन क्या है? गलत है। आगे चलते हैं। एक तरल में गैस की विलेयता बढ़ जाती है यदि इसके दबाव में वृद्धि की जाए। तो इसके दबाव में वृद्धि के साथ एक तरल में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। हेनरी लॉ के अनुसार किसी द्रव में एक गैस की विलेयता विलयन की सतह के ऊपर उस गैस के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात दाब में वृद्धि के साथ गैसों की विलेयता में वृद्धि होती है। आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बनता है बीज। विशेष डेटा प्रसार मानक पद किससे संबंधित है? तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों के स्वैच्छिक प्रसार के लिए मानकों के निर्धारण सहित सदस्य देशों की पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। इसीलिए IMF ने SDDS अर्थात विशेष डेटा प्रसार मानक की स्थापना की है, ताकि इस समूह से संबंधित देश और सरकार और वित्त में वैश्विक लेखा देश जो है सरकार और वित्त में वैश्विक लेखा मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो। आगे चलते हैं। एशियाई समाशोधन संघ एशियाई क्लियरिंग यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं। पहला, यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP की एक पहल है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत, ईरान और पाकिस्तान ACU एशियाई क्लियरिंग यूनियन के सदस्य हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। तो एशियाई समाशोधन संघ ACU की स्थापना एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP की पहल पर की गई थी। दिसंबर 1974 में ESCAP बैंकॉक में आयोजित सरकारों और केंद्रीय बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में 5 केंद्रीय बैंकों कौन कौन से? भारत, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जो है एशियाई समाशोधन संघ की स्थापना के मसौदे समझौते को अंतिम रूप दिया गया। बाद में छठे देश के रूप हस्ताक्षरकर्ता के रूप में बांग्लादेश और 7वें के रूप में म्यांमार शामिल हुआ। फिर 8वें के रूप में 1999 में भूटान और 2009 में मालदीव शामिल हुए। इस प्रकार से इसमें ACU में प्रतिभागियों की संख्या कितनी है? 9 है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? जनजाति और देश। देखिए, मॉरिश जनजाति न्यूजीलैंड की है, टैपीरो पापुआ न्यू गिनी की है, ओरंग अलसी मलेशिया की है, परंतु बेंडोज जो है ये कनाडा की नहीं है, ये सऊदी अरबिया की है। हिमनदों की मृदा और अन्य पदार्थों का बजरी से जुड़कर बना मोटा निक्षेप क्या होता है? ये आपका करेवा होता है। क्या होता है? करेवा होता है। और ये मुख्यतः आपके कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46।
नीचे दो कथन दिए गए। कथन कारण वाला कथन है छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां हमेशा मूल अन्वेषक प्रजातियां होती हैं। नहीं, ये गलत है। कारण मूल अन्वेषक प्रजातियां अपनी वृद्धि एवं विकास द्वारा आवास को बदलने में मदद करती हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। पहले पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है इसको देखें। तो ये क्या होता है, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण में होता क्या है, तो प्राथमिक अनुक्रमण में एक स्थलीय क्षेत्र पर नए स्थल को पहले कुछ कठोर मूल अन्वेषक प्रजातियों, इन मूल अन्वेषक प्रजातियों में कौन से आते हैं, जिनमें प्रायः सूक्ष्म जीव, लाइकेन तथा काई आदि शामिल होते हैं, न कि छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां। ठीक है, तो इनके द्वारा संस्थापित किया जाता है। आगे चलते हैं। गया परिकल्पना प्रस्तुत की गई किसके द्वारा, जेम्स लवलॉक के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस परिकल्पना का प्रस्ताव है कि पृथ्वी एक संवादात्मक प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिसमें जीवित जीवों का पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं पर तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का प्रभाव जीवित जीवों पर पड़ता है। इस परिकल्पना का नाम पौराणिक ग्रीक देवी गैया के नाम पर रखा गया, जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। डॉक्टर सुशांत कर को प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। बिल्कुल सही है। लिस्टमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने की दिशा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। यह भी सही है। तीसरा, लिस्टमैनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोआ परजीवी, सही है, जो ट्यूबरक्लोसिस पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मैक्रोफेज और आंत के लिस्टमैनियासिस अर्थात काला अजार के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही, तीसरा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए एक मदरसा खोला, तो बांग्लादेश ने खोला। किसने, बांग्लादेश ने राजधानी ढाका में खोला है, नवंबर 2020 में खोला था। आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। देखिए ये दिसंबर 2020 का पूछ रहा है, दिसंबर 2021 का भी संस्करण जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो जो 2021 का जो संस्करण रहा वो 5वां संस्करण रहा है। ठीक है, यहाँ पे 20 की जगह 21 कर दीजिए, और ये 8 से 10 दिसंबर 2021 को मनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद के विघटन और सदनों के सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। सी ऑप्शन। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। स्थगन का मतलब क्या होता है, सदन की बैठक का समापन, 4 से मिला दीजिए। सत्रावसान, एक सत्र की समाप्ति, 3 से मिला दीजिए। कोरम, उपस्थित रहने तो आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या, 1 हो गया। संसदीय आह्वान, संसद के सभी सदस्यों को बुलाना, ये 2 हो गया। तो 4312 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधिकांश प्रारंभिक जैन ग्रंथ निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। नीचे कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है बलबन ने सिजदा और पैबो जैसी नई परंपराएं प्रारंभ की। बिल्कुल सही बात है, कारण वह सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप और ईश्वरी कृपा से युक्त मानता था। कारण भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके राजनीतिक कार्य उथली भावनाओं, धर्म आदि पर आधारित न होकर कठोर वास्तविकताओं पर आधारित थे। बिल्कुल सही है। वे अपने लोकतांत्रिक आधार और अपनी मांगों की परिधि का विस्तार करने में विफल रहे, तो यहाँ पर दूसरा भी सही है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेडियोधर्मी किरणों के उत्सर्जन के बाद सभी प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्वों का अंतिम उत्पाद क्या होता है, शीशा होता है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस माना जाता है। बिल्कुल सही है। माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर छोटे अंग होते हैं जो भोजन से ऊर्जा बनाने में शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। कोशिकीय श्वसन के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ अपकर्षक रोगों की शुरुआत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के पूंजीगत लेखा व्यय का भाग है, तो पूंजीगत लेखा व्यय, ठीक है, कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर का भाग कौन सा है, राज्यों को दिए गए ऋण। ठीक है, राज्यों को दिए गए ऋण, जबकि राज्यों को वित्तीय अनुदान, रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, ये आपका राजस्व व्यय के तहत आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60।
तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आपका अर्थात LAF के घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो पुनर्खरीद समझौते, रीपर्चेजेज एग्रीमेंट। देखिए, यह मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। तरलता समायोजन सुविधा जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों अर्थात रेपो के माध्यम से धन उधार लेने या रिवर्स रेपो समझौतों के माध्यम से RBI को ऋण देने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें देखिए आपका सी ऑप्शन, भेदिया कारोबार, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये क्या है? रणनीतिक जानकारी पर शेयरों की खरीद बिक्री, तो ये सही है। जबकि ब्लू चिप क्या होते हैं? ब्लू चिप जो है ये शेयर, ब्लू चिप शेयर उन कंपनियों के शेयर होते हैं जो सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं। जबकि बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट की बात यदि करें तो एक शेयर बाजार जिसमें लंबी अवधि में कीमतों में वृद्धि होती है। और पार्टिसिपेटरी नोट या पी नोट क्या होता है? ये जो है जिसे आमतौर पर पी नोट या PN के रूप में जानते हैं, एक पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक FII द्वारा एक विदेशी निवेशक को जारी किया गया एक उपकरण है जो खुद को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के साथ पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करना चाहता है। विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति तंत्र कहां से? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर स्थित है। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट। निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी स्थलीय सीमा नहीं है? सारगोशो सागर, सारगासो सागर। ये पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के भीतर स्थित है। भारत में यूरेनियम खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड में जादूगुंडा भारत में खोजा गया पहला यूरेनियम निक्षेप था। कब खोजा गया था? 1951 में। सही है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में भी यूरेनियम के भंडार पाए जा सकते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है। तो अरावली हिल्स भारत में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम का सबसे प्रचुर स्तर माना गया है या माना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माशिनराम कहाँ स्थित है? तो ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है माशिनराम। ठीक है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो माशिनराम में होती है। आगे चलते हैं। कथन का वाला प्रश्न कथन है, असम में उत्तरी कछार पहाड़ियां हिमालय का भाग नहीं है। बिल्कुल सही है। कारण कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ियां दक्कन पठार का विस्तार है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है। दक्कन पठार के बारे में बात करें तो दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी उत्तर में अपना विस्तृत आधार बनाती है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां और मैकाल श्रेणी इसके पूर्वी विस्तार है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर ढालू है। पठार का एक विस्तार पूर्वोत्तर में भी दिखाई देता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी आंगलांग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है। एक छोटा नागपुर पठार, यह छोटा नागपुर पठार से एक भ्रंश द्वारा अलग है। पश्चिम से पूर्व तक इसकी 3 प्रमुख पहाड़ियों गारो, खासी और जयंतियां हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रियो 1992 की प्रमुख शिखर सम्मेलन का परिणाम नहीं है? तो क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब हुई थी? 1968 में, 1968 में, ना कि 1992 में। देखिए, जो 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसके परिणामों में आपके वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना, एजेंडा 21, जैव विविधता पर अभिसमय CBD, इसके अतिरिक्त पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा जो सतत विकास के 27 सिद्धांतों को सूचीबद्ध करती है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कन्वेंशन UNFCCC और वहीं इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसरण UNCCD इसमें शामिल रहे हैं। यह इसके परिणाम थे। निम्नलिखित में से कौन एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है? तो मालाबोर सीबेट जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जबकि किंग कोबरा आपका शुभेद कैटेगरी में है। बंगाल टाइगर जो है ये संकटग्रस्त है और एशियाई कैरेकल जो है ये कम चिंतनीय लीस्ट कंसर्न में है। पीपल नेचर पहल है किसकी? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन की एक पहल है। ठीक है। यह लोगों और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों पर अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन का नॉलेज बास्केट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, हैदरपुर आद्रभूमि हाल ही में चर्चा में थी। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में स्थित है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अभी हाल ही में इसको जो है
ये आर्द्रभूमि है यूपी की, इसे रामसर स्थल में घोषित किया गया और इस प्रकार से यह यूपी का 9वां ऐसा आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर स्थल के रूप में स्थल में शामिल किया गया है। इस आर्द्रभूमि को गंगा और सोलानी नदियों द्वारा पोषित किया जाता है तथा यह वर्ष 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद अस्तित्व में आई थी। यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के भीतर स्थित है। आगे देखते हैं, अरेशिबो टेलीस्कोप हाल ही में ढह गया था। यह निम्नलिखित में किस देश में स्थित था? ये प्यूर्टो में स्थित था। यह दिसंबर 2020 में गिरा था। आगे चलते हैं, बधावन बंदरगाह बनाया जाएगा कहां पे? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में दहानू के पास बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से किसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जानते हैं? पोबितारा वन्यजीव अभयारण्य को, जो कि असम में स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विधानमंडल में पूछे गए अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, इस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर विचार किया जाता है और इस 10 दिन से कम अवधि की नोटिस पर पूछा जा सकता है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, इसके अंतर्गत लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो ये गलत है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों की सूची हल्के गुलाबी रंग में छपी होती है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामूहिक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति जो है आपका संसद में निहित है। किसमें है? संसद में निहित है, आर्टिकल 231 के तहत। ठीक है, 231 के तहत। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।